स्क्रीन आ रही है आपको? हाँ समझ, स्क्रीन आ रही है। एक मिनट। ये आ रही, हट गई। एक मिनट। अभी आ रही है। नोटपैड आ रहे हैं क्लियर? तो आज का है ना टॉपिक अपना है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, इनर क्लासेस। ठीक है, तो इनर क्लासेस यानी क्लास विद इन क्लास, यानी क्लास के अंदर क्लास बनाना। जैसे इसका सिंटैक्टिकली इसको ऐसे लिखेंगे, इसका एग्जांपल हमारे पास हम क्लास बनाते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इस तरीके से। तो ये जो हो गया हमारा, ये आउटर क्लास, इसके अंदर आएगी इनर क्लास, क्लास बी। क्लास बी जो है इसके अंदर आती इनर क्लास होगी। ये जो बाहर वाली जो है ये है आउटर क्लास बी, और ये जो है इसके अंदर वाली इनर क्लास, क्लास इनर क्लास। जैसे इसको बोला जाता है, क्विक बनाते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है कि इवेंट हैंडलिंग जो होती है ना, इवेंट हैंडलिंग या फिर जो यूजर इंटरफेस के जो कोड होते हैं, तो वहाँ पे ये ज्यादा यूज किया जाता है। तो वहाँ पे मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ना आउटर क्लास एग्जिस्ट करे, और उसी के बाद है ना कोई मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट ऐसा एग्जिस्ट करे जब दूसरा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट होता हो तब। मतलब सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे केस क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ बी क्लास will exist only when object of A is present। मतलब B का ऑब्जेक्ट तभी एग्जिस्ट होगा जब जब A का ऑब्जेक्ट रहेगा। तो उसको हम कैसे समझेंगे, इसको पेंट कैसे समझेंगे कि यहाँ पे ना अगर हम बोले दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, ये किसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, ये तब एग्जिस्ट करेगा जब कोई और ऑब्जेक्ट, हाँ ये ऑब्जेक्ट बी का कब, ये मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर, इसको एग्जिस्ट करना नहीं चाहिए। इसको कब एग्जिस्ट करना चाहिए, जब कोई क्लास ए का ऑब्जेक्ट रहेगा तब।
यानी ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी तभी एग्जिस्ट करे, तभी बन पाए, तभी चल पाए जब क्लास ए का ऑब्जेक्ट रहे। ये कब? जब ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए जब रहे तभी है, तब उसी सिचुएशन में क्लास बी का ऑब्जेक्ट बन पाए। ठीक है, ये हो गया पहला केस। मतलब जरूरत क्या है, तो इस तरीके की जब जरूरत होती है तो हम इनर क्लास की कंसेप्ट यूज करते हैं कि तो ऑब्जेक्ट तभी एग्जिस्ट करे या तभी बनाए या तभी काम करे जब उसको आउटर वाला जो वो क्या बोलते हैं दूसरा एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो उस केस में ना जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है वो इस ऑब्जेक्ट को इनक्लोज करे। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा हमने पढ़ा है कि ये चीज हमने पढ़ी है बस वाली कि जो आउटर क्लास होती है क्लास ए, ये वाली जब फाइल बनाओ इससे हमने ले ली एक फाइल और फाइल के अंदर हम बना रहे हैं क्लास। तो यहाँ पे जो लोकेशन है ना, यहाँ पे इसको जो एक्सेस मॉनिटर पे हम दे सकते हैं, यहाँ पे हम दो ही दे सकते हैं। यहाँ पे हम दे सकते हैं पब्लिक, यहाँ पे हम दे सकते हैं तो यहाँ पे पब्लिक लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, यहाँ पे पब्लिक लगा सकते हैं, यहाँ फिर यहाँ पे डिफॉल्ट लगा के छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर कुछ ना लगाए तो बन जाएगा डिफॉल्ट, और अगर वापस से हम क्या लगाएं या तो फिर पब्लिक या फिर डिफॉल्ट या फिर पब्लिक। ठीक है, ये दो ही चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस केस में है ना, जो अगर हमें क्या बोलते हैं इस केस में है ना क्लास ए को हम प्राइवेट नहीं कर सकते। ये जो हमारी क्लास है ना ये वाली, इसको हम प्राइवेट नहीं कर सकते। इसको नहीं, मतलब यहाँ पे ना जेएम उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, जेएम इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। एक तो ये कब करेगा, इसमें हमारे पास दो सिचुएशन है। यहाँ पे है ना दो सिचुएशन आ रही है हमारे पास। पहली वाली तो ये, पहली वाली यहाँ पे पहली वाली सिचुएशन ये, इसको पब्लिक करो कब, कब जब जेवीएम को एक्सेस करना है। ठीक है, बस। और दूसरा जेवीएम या फिर अदर पैकेजेस वाली क्लासेस है ना उसको एक्सेस करना है और डिफॉल्ट करके छोड़ देंगे, तो डिफॉल्ट करके छोड़ देंगे तो जो सेम पैकेज के अंदर दूसरी क्लासेस है यानी क्लास बी या फिर दूसरी क्लास इनको अगर एक्सेस करना है तब इसको डिफॉल्ट करके छोड़। अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि क्लास ए प्राइवेट होना ही चाहिए, प्राइवेट चाहिए ही चाहिए। उस केस में हम क्या करते हैं, उस क्लास ए को उठा के हम दूसरी एक क्लास में डाल सकते हैं। हम अगर यहाँ पे डायरेक्टली प्राइवेट लगाने की कोशिश करें, यहाँ पे दिक्कत आएगी, यहाँ पे बोलेगा कि कैनॉट बी एक्सेस। इसको एक्सेस जो है इसमें प्राइवेट प्रॉब्लम, अगर इसको प्राइवेट करने की कोशिश करें, पब्लिक अलाउड है, डिफॉल्ट अलाउड है, लेकिन प्राइवेट करने की कोशिश करें सिक्योरिटी रीजंस के लिए बोलिए, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट के लिए बोलिए, अगर हम इसको प्राइवेट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे प्राइवेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन इस चीज को हमें, इस रिक्वायरमेंट को है ना कंप्लीट करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि इसको पूरा का पूरा लेके, इसको
इस तरीके से बना सकते हैं, क्लास ले सकते हैं क्लास आउटर, भी आपके पास क्लास आउटर है, भी ये क्लास है ना आउटर, ये भी वापस से पब्लिक या डिफॉल्ट रहेगी, ठीक है। ये इसको भी हम प्राइवेट नहीं बना सकते, तो पुराना वाला क्लास है ना क्लास है। अभी हम इसको आराम से प्राइवेट बना सकते। इस तरीके से तो पहला वाला केस था ना जहाँ पे क्लास ए को प्राइवेट नहीं बना सकते, लेकिन इस केस में अभी वो इनर क्लास बन चुका है। ये जो क्लास है ना क्लास ए, ये बन चुका है इनर क्लास, ये अभी बन चुका है, हाँ प्राइवेट लगा सकते। आउटर क्लास को दो ही लगेगा, पब्लिक या फिर डिफॉल्ट। अभी प्राइवेट को है ना, प्राइवेट क्यों लगा रहे हैं, वो इनकैप्सुलेशन के लिए लगा रहे हैं ना, यहाँ पे प्राइवेट ये लगा रहे हैं, बेसिकली हम लगाते हैं इनकैप्सुलेशन यहाँ पे, इसलिए हम लगाते हैं, इसको अचीव करने के लिए हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्राइवेट। अभी ये चीज है ना, ये चीज क्या है, यहाँ पे जो चीज हो रही है ये इनकैप्सुलेशन नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है एक नया वर्ड देखिए आप, enhanced encapsulation, enhanced encapsulation मतलब encapsulation की और एक एक्स्ट्रा लेयर, एडवांस वाली। तो यहाँ पे है ना enhanced encapsulation, खाली encapsulation। उसका कैसे, मुझे चाहिए था कि क्लास ए जो है मुझे चाहिए था प्राइवेट, लेकिन मैं प्राइवेट नहीं बना सकता अगर डायरेक्टली, तो क्योंकि यहाँ पे है ना जो दो चीजें बोल के रखी है, यहाँ पे अगर मैं क्लास ए मेरा हो सकता है, तो मेरा हो सकता है ये क्लास ए, तो मेरा हो सकता है पब्लिक, और या फिर ये हो सकता है डिफॉल्ट, लेकिन मुझे चाहिए प्राइवेट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको उठा के दूसरी क्लास में डाल दूंगा और उसको प्राइवेट बना दूंगा, तो वो क्लास ए प्राइवेट बन जाएगा, हाँ प्राइवेट बन जाएगा। और अब क्लास ए प्राइवेट बन जाएगा, लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है, आउटर का ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर इनर का ऑब्जेक्ट बनाना है। ये तभी इसका ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली नहीं बना सकते क्लास सी का, इसका ऑब्जेक्ट तब बना सकते जब आउटर का ऑब्जेक्ट बना के इनर का ऑब्जेक्ट बना, मतलब बाकी जैसे नॉर्मल क्लास होती है ना, नॉर्मल क्लास में क्या होता है, आउटर का ऑब्जेक्ट हाँ आउटर का ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर अंदर की मेथड वगैरह जो वेरिएबल है ना एक्सेस करते हैं। उसी तरीके से आउटर का ऑब्जेक्ट बना के आराम से इस प्राइवेट क्लास को एक्सेस करो, इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, इसके मेथड को चलाओ। तो इसमें ना जो चीजें आउटर क्लास के साथ, नॉर्मल क्लास के साथ हम जो चीजें करते हैं वो आउटर इनर क्लास के साथ हम कर सकते हैं आराम से, विद इनहैंस्ड सिक्योरिटी, मतलब एक एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी बन जाती है। तो यहाँ पे ना एक चीज है, यहाँ पे हम मतलब रियल लाइफ में हम कहाँ यूज करते हैं, यहाँ पे मतलब डायरेक्ट एग्जांपल नहीं बोल सकते इसको। आपने HTML CSS की कोडिंग की है ना, उसमें क्या होता है आप देखिएगा, वहां पे हमें बोला जाता है कि वहां का हम है ना वो इनपुट लेते हैं ना यूजर से, इनपुट टैग चालू होती है और इनपुट टैग इस तरीके से करते हैं, फिर इस तरीके से, फिर वो कौन सा होता है, रेडियो बटन होता है, इनपुट टैग लेते हैं, फिर रेडियो के लिए रेडियो टैग ही होता है, रेडियो टैग बटन पर रेडियो टैग चालू, इस तरीके से। हाँ जी,
चेक तो हाँ वही चेक बॉक्स वाला उसके चेक बॉक्स चालू ये तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पे देखा होगा और यहाँ पे ना नीचे की साइड में होता है एक आता है सबमिट वाला बटन भी होता है बटन बटन ये जो सारे टैग है ना ये अब इसको बोला जाता है ये मतलब डायरेक्टली नहीं ले सकते यहाँ पे उसको बोलते हैं कि आप एक काम करो उसको फॉर्म टैग के अंदर ही लिखो। पहले आप फॉर्म टैग लगाते हैं इसको लेने के लिए सभी के लिए फॉर्म टैग लगाते हैं इसको यहाँ पे नीचे की साइड में आता है फॉर्म टैग को क्लोज। ठीक है तो हम यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो है ना ये इनर क्लासेस होगी सारी की सारी मतलब ये इनर एलिमेंट हो गया ना ये तब एग्जिस्ट करेगा जब आउटर एलिमेंट होगा तब जब फॉर्म का टैग एग्जिस्ट होगा पहले मौजूद होगा तभी तो ये सारे उसके अंदर आएंगे ना मतलब वो मैनेज करने में इजी रहेगा। ये फॉर्म ये फॉर्म ये फॉर्म क्या बोलते हैं यहाँ पे जो डाटा इनपुट एलिमेंट जो है ये रेडियो बटन चेक बॉक्स और सबमिट बटन ये तब काम अच्छे से करेंगे जब उनको फॉर्म टैग के अंदर हम डालें। ये एक तरीके ये आउटर टैग हो गया ये इनर टैग तो ये इनर टैग जब एग्जिस्ट करेंगे जब फॉर्म बनेगा तो बाहर का जो फॉर्म का लेआउट बनेगा उस लेआउट के अंदर हम पहले इनपुट वाला फील्ड डालेंगे फिर रेडियो वाली फील्ड डालेंगे फिर चेक बॉक्स वाली फील्ड डालेंगे फिर बटन वाली फील्ड डालेंगे। उसी तरीके से कुछ उसी से सिमिलर कंसेप्ट है हमारी ये वाली क्लास विजिट जब आउटर वाला टैग एग्जिस्ट करे आउटर वाला ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करे तब इनर वाला ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करे मतलब इनर वाला डायरेक्टली एग्जिस्ट ना करे। यहाँ पे ये सबसे क्लोज एग्जांपल आपको लग रहा है यहाँ पे लॉजिकली करेक्ट लग रहा है क्योंकि फॉर्म बिना फॉर्म के हम इनपुट वगैरह रेडियो बटन चेकबॉक्स वगैरह नहीं डाल सकते। ये यहाँ पे ना जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं ना जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं वो क्या करेगा इनपुट के अंदर की जो वैल्यू है यहाँ पे कुछ वैल्यू डालता है यूजर को फिर यहाँ पे कुछ बटन रहता है यहाँ पे कुछ बटन रहता है यहाँ ये टिक वाला रेडियो वाला टिक टिक रेडियो बटन ये रेडियो बटन है ये क्या बोलते हैं मेल फीमेल या फिर कुछ सिलेक्ट करने के लिए वोट क्या है हाँ मतलब वो इस तरीके से कुछ दिखता है ना मतलब डायग्रामेटिकली यहाँ पे रेडियो बटन तो वो डायग्रामेटिकली और चेक बॉक्स के अंदर है ना ये ऐसा बॉक्स बना तो वहाँ पे टिक हो जाएगा और फिर यहाँ पे आएगा सबमिट के लिए तो बटन नहीं तो सबमिट पे हम जब क्लिक लगाते हैं सबमिट के ऊपर क्लिक लगाते हैं यहाँ की फील्ड उठाएगा रेडियो बटन की फील्ड उठाएगा चेक बॉक्स की फील्ड सारी की सारी एक साथ उठा लेगा सारी की सारी एक साथ ये कब पॉसिबल है जब हमने इस सभी को इसके अंदर इन सभी को हमने फॉर्म टैग के अंदर इम्पोज किया है तो ये सभी ये तब अच्छे से काम करेंगे जब उनको एक प्रॉपर टैग के अंदर इनक्लोज किया है तभी अच्छे से सब लोग इस तरीके से ये तो HTML CSS में ये टैग विद इन टैग है यहाँ पे जाओ में क्लास विद इन क्लास इस तरीके से मतलब ये क्लोजेस है। पहले तो बोला गया इसमें कि इनहैंस्ड इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए यूज किया जाता है और दूसरा इवेंट हैंडलिंग के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे तो इवेंट हैंडलिंग हाँ इवेंट हैंडलिंग के लिए यूज किया जाता है मतलब इवेंट हैंडलिंग जो इवेंट हैंडलिंग जावास्क्रिप्ट वगैरह जो होती है
जैसे यहाँ पे बोला जाता है बटन, बटन का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बटन सही है क्या स्पेलिंग? बटन, बटन, हाँ बटन बी, बी, तो बटन बी, अभी बी के ऊपर है ना, बी के ऊपर हम लगाते हैं सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, और यहाँ पे जब ये मेथड चलाते हैं ना, तो ये मेथड को है ना ऑब्जेक्ट चाहिए, न्यू ऑन क्लिक लिस्टनर, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे उसको कुछ मेथड होती है, ऑन क्लिक मेथड होती है, और फिर वो ऑन क्लिक मेथड का कोड हम यहाँ पे उसका कोडिंग करते कि क्लिक करने के बाद डाटाबेस पे डाटा जाएगा, तो या फिर डाटाबेस से डाटा आएगा, क्या होगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं, ये इनर क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ये जो यहाँ से यहाँ पे है, ये मतलब ऑब्जेक्ट भी पास करे, वो ऑब्जेक्ट के साथ वाली जो मेथड रहेगी उस क्लास के अंदर, उस मेथड को भी हम ओवरराइड करें। तो ये इवेंट लिस्टर में ये इनर क्लास है, जो मैंने ये क्या बोलते हैं, जो सिलेक्ट करके रखे ना, ये इनर क्लास है। तो ये जो न्यू है ना, ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट ही है, ये इसी के इनर क्लास के अंदर ही एनोनिमस ऑब्जेक्ट को पढ़ने का है। ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट मतलब जरूरत के हिसाब से वो बनेगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, काम करने के बाद अपने आप गार्बेज कलेक्टर उसको उठा लेगा। तो ये क्लियर हो रहा है आपको, ये इवेंट हैंडलिंग में कैसे न्यू ऑन क्लिक, ये एनोनिमस इनर क्लास ऑब्जेक्ट जो है, एनोनिमस ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन ये इनर क्लास यहाँ पे इस तरीके से यूज। तो अभी अपन क्या करेंगे, थ्योरी यहाँ पे क्लियर है कुछ, मतलब सबसे मेरे को तो यही सब सही लग रहा है, ये जो है ना फॉर्म टैग वाला, एक तरीके से ये आउटर क्लास का काम कर रहा है, ये हाँ ये वाले इनर क्लास है, सारे के सारे ये इनर क्लास की तरह काम कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो इवेंट हैंडलिंग है ना, बी डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्ट में, यहाँ पे जो जो भी हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं वो इनर क्लास वाले ऑब्जेक्ट्स, मतलब बटन वाला जो इनर क्लास, बटन के ऑन क्लिक लिस्ट पे अलग काम होगा, अलग अलग, मतलब सेट ऑन क्लिक लिस्ट बटन के लिए अलग, फिर इसके लिए अलग, क्या बोलते हैं, इनपुट फील्ड के लिए, इनपुट फील्ड के अंदर वो इनपुट लेने वाला कर्सर आएगा ना, तो उसका इनर क्लास अलग से काम। यहाँ पे इस तरीके से कोड तो जो है ना हमारा, समझ आवाज आएगी। यहाँ पे इसे हम क्लास बना सकते हैं, क्लास, ये हमारी क्लास है। हाँ इसको एक दूसरे कंसेप्ट कैसे हैं, कंपाइलेशन कैसे होगा, ठीक है। चीजें यहाँ पर इसका कंपाइलेशन देख लीजिए, कंपाइलेशन कैसे होगा, क्लास साइज में हमारे पास पहले तो क्लास है जब हम कंपाइल करते हैं ना,
इसको जैसे कंपेयर करते हैं, ये कमांड फॉर्म दिख रहा है आपको? हाँ, तो यहाँ पे जैसे मैं dir कमांड चलाऊंगा, तो dir कमांड चलाने के बाद मुझे यहाँ पे ना a डॉट जावा की डॉट क्लास फाइल दिख रही है, a डॉट क्लास फाइल नहीं, नॉर्मल जावा फाइल दिख रही है, सोर्स फाइल a डॉट जावा। ठीक है, अभी हम इसको कंपाइल करेंगे तो उसकी करस्पॉन्डिंग डॉट क्लास फाइल बन जाएगी, जैसे जावा सी a डॉट जावा। तो जब ये कमांड हम चलाएंगे जावा सी a डॉट जावा, तो ये फाइल कंपाइल हो गई और इसकी जो है डॉट क्लास फाइल बन गई। तो हम उसको चेक कर सकते हैं dir कमांड चला के। तो पहले था ये नीचे वाला a डॉट क्लास और उसकी ना a डॉट जावा था और उसकी करस्पॉन्डिंग डॉट क्लास फाइल यानी a डॉट क्लास फाइल यहाँ पे बन गई। यहाँ पे दिख रही है आपको a डॉट क्लास फाइल। ये नॉर्मल क्लास की अपनी खुद की डॉट क्लास फाइल बन जाती है। अभी इनर क्लास की कैसे बने? इनर क्लास अगर लगाएंगे तो क्या उसकी डॉट क्लास फाइल बनेगी, नहीं बनेगी, या फिर उसको एक्सेस कैसे करना है बाहर से? जैसे मैं इसके अंदर एक इनर क्लास डालता हूँ, क्लास भी, यहाँ पे उसके अंदर इनर क्लास देखिए, क्लास, इसको सेव कर लेते हैं। तो भी हम जैसे ही पहले नॉर्मल क्लास था, उसकी मेरा पहले नॉर्मल क्लास था क्लास ए, उसकी नॉर्मल फाइल थी a डॉट जावा, उसको कंपाइल करने के बाद हमें मिली a डॉट क्लास फाइल। अभी हमने क्या किया, उसके अंदर एक इनर क्लास ऐड कर दिया, क्लास बी। ये जो है इनर क्लास है किसके अंदर? क्लास ए के अंदर। तो जब हम ए क्लास को कंपाइल करते हैं जावा सी a डॉट जावा, जब हम ऐसा कंपाइल करते हैं तो जो इनर क्लास होती है उसकी भी खुद की डॉट क्लास फाइल अलग से बन जाती है, उसकी खुद की अलग से डॉट क्लास फाइल बन जाएगी। जैसे हम इसको कंपाइल करेंगे तो अभी हमारे पास है ना आउटर क्लास की डॉट क्लास फाइल, ए की खुद की डॉट क्लास फाइल रहेगी और बी की भी खुद की डॉट क्लास फाइल रहेगी। तो मतलब जब जो इनर क्लास है उसकी वो खुद की डॉट क्लास फाइल के अंदर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम उसको कैसे वेरीफाई करेंगे? dir कमांड चलाएंगे, यहाँ पे देखिए नॉर्मल क्लास है a डॉट जावा, उसकी खुद की फाइल a डॉट क्लास, उसकी खुद की डॉट क्लास फाइल a डॉट क्लास, और ये जो दिख रहा है a डॉलर b, ये जो है ना a डॉलर b यानी जो b वाला इनर क्लास है उसकी खुद की डॉट क्लास है। जो b वाला जो इनर क्लास है उसकी खुद की डॉट क्लास है, a डॉलर b डॉट क्लास, यानी ये मतलब ये एक्चुअली b क्लास की ही डॉट क्लास है। लेकिन ये जो a डॉलर क्या डिनोट करता है, ये जो b वाला जो क्लास है वो a वाले क्लास के अंदर इनर क्लास बना हुआ। हाँ, ये इनर क्लास है, ए क्लास के अंदर इनर क्लास है। जैसे हम नहीं, वो तो उसके अंदर ही लिखा है ना ए डॉट जावा, क्या बोलते हैं, ए डॉट जावा के अंदर ही लिखा है। जहां पे लिखा है क्या, मतलब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि बी की डॉट क्लास फाइल कहाँ मिलती है? मतलब बी की क्लास फाइल कहाँ पे मिलती है? तो बी की क्लास फाइल मिलती है डॉट क्लास फाइल, बी डॉट क्लास फाइल, वो ऐसे मिलती है, वो इस तरीके से मिलती है कि वो कहाँ पे मौजूद है वो भी डिनोट करके मिलती है। वो बी कहाँ पे मौजूद है? ए के अंदर मौजूद है, ए डॉलर बी डॉट क्लास। बी तो है, बी तो जावा फाइल है, लेकिन वो कहाँ पे मौजूद है? ए के अंदर। तो हमें उसको कोडिंग करनी है तो हमें ए क्लास को ओपन करना पड़ेगा, ए इसको है ना, बी को अगर चेंजेस करने हैं ए डॉट जावा के अंदर में जाना पड़ेगा। तो अभी हम देखेंगे, अभी यहाँ पे
एक और क्लास बी के अंदर हम और एक क्लास डालते हैं, क्लास सी। क्लास बी के अंदर हम और एक क्लास ऐड करेंगे, क्लास ए तो आउटर है, उसका इनर क्लास बी, और बी के अंदर क्लास सी, इनर क्लास। इस केस में क्या होगा, जब हम इसको सेव करेंगे तो बी और सी की अलग अलग जावा फाइल नहीं रहेगी, और जब ए को कंपाइल करेंगे तो बी की डॉट क्लास फाइल बन जाएगी और सी की डॉट क्लास फाइल बन जाएगी, तीनों की डॉट क्लास फाइल बन जाएगी अलग अलग। ए की खुद की बनेगी डॉट क्लास फाइल, बी की खुद खुद ना कितने भी बना सकते, जरूरत के हिसाब से जरूरत बना सकते हैं। मतलब देखने वाली बात है कि वो बना के दे देगा आपको। जैसे वापिस से ए को कंपाइल करेंगे, ए कंपाइल हो रहा है, ए के साथ बी भी कंपाइल हो रहा है, सी भी कंपाइल हो रहा है, सब लोग आराम से कंपाइल होके जा रहे हैं। और जब हाँ अभी देखना है कि उनकी डॉट क्लास फाइल कैसे बनेगी, तो उनकी डॉट क्लास फाइल किस तरीके से बनेगी। जो सी वाला है ना, सबसे अंदर वाला, तो उसकी डॉट क्लास फाइल है $a$b$c डॉट क्लास। फिर जो बी वाला है उसकी खुद की डॉट क्लास फाइल है $a$, और ये तीनों के तीनों कहाँ पे है, ए डॉट जावा के अंदर। और ए वाले की भी खुद की डॉट क्लास फाइल है ए डॉट क्लास। मतलब ए वाला खुद की डॉट क्लास फाइल में चला गया, बी वाला खुद की डॉट क्लास फाइल में चला गया, सी वाला खुद की डॉट क्लास फाइल में चला गया, और तीनों के तीनों ए डॉट जावा के अंदर मौजूद है। तो अगर चेंजेस करने तीनों के अंदर, जिसे हमें पता नहीं सी कहाँ पे मौजूद है, तो हम पता कर सकते हैं कि सी जो है वो बी का इनर क्लास है और बी जो है ए का इनर क्लास है। सी के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो ए वाली डॉट क्लास फाइल ओपन करो, वहां से बी इनर क्लास में जाओ और बी से फिर सी वाली इनर क्लास का जो कोड है वहां पे चेंजेस। जब हम इसको कंपाइल करते हैं इनर क्लास वाली ऐसे क्लास को जब कंपाइल करते हैं जिसके अंदर इनर क्लास है, तो जो इनर क्लास है उसके खुद की डॉट क्लास फाइल बन जाती है। तो इसको चला भी सकते हैं। अभी इसको चलाने के मतलब बोला जाता है कि नहीं, मतलब सीधा सीधा बोला गया है कि स्टैटिक मेंबर मत डालो, स्टैटिक वगैरह का यहाँ पे काम मत करो, ये सब रिकमेंड किया गया है, लेकिन हम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सी के अंदर पब्लिक मेथड डाल दूं, पब्लिक मेन मेथड डाल दूं, स्टैटिक वॉइड यहाँ पे अगर मैं बोल दूं यहाँ पे हमें सीरीज चलाना है, तो क्या मैं सी क्लास की जो मेन मेथड है उसको डायरेक्टली चला सकता हूँ? तो चला सकते हैं, लेकिन इसको बोला जाता है कि ये इस तरीके की स्टैटिक मेथड वगैरह जो है ना इनर क्लास के अंदर ना रहे तो अच्छा, सब बोला जाता है, ना रहे तो अच्छा, मतलब वार्निंग देके छोड़ देते हैं। यहाँ पे जैसे हम चलाते हैं, इसको कंपाइल करते हैं जावा सी, इसके अंदर कंपाइल हो चुका है। अब यहाँ पे ना तीनों की डॉट क्लास फाइल अपने पास आराम से, यहाँ पे सी वाली डॉट क्लास फाइल है $a$b$c, बी वाली डॉट क्लास फाइल है $a$b, और ए की डॉट क्लास फाइल है a डॉट क्लास। अभी मुझे चलाना है ये वाला क्लास सी, इसको चलाना है, मतलब इसकी डॉट क्लास फाइल लोड करनी, जावा $a$b$c। तो इसको चलाएंगे तो अपने को आना चाहिए फ्रॉम इनर क्लास सी, जैसे हम इंटर करेंगे यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम इनर क्लास, मतलब जो सी क्लास की जो मेन मेथड है वो चल गई, और वो मेथड चलने के बाद फ्रॉम इनर क्लास सी हमें यहाँ से ये मेथड चल के प्रिंट होके आ रहा है।
लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला जाता है इमिडिएटली कि यहाँ पे जो ये जो मेथड है ना, मेन मेथड क्या है, स्टैटिक मेथड है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि आप इनर क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड ना, मतलब कोई भी स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक इंट एक्स ऐसा कुछ ना ले, स्टैटिक इंट वाई, इंट वाई ऐसा कुछ ना ले, ऐसा बोल के रखा गया है। लेकिन फिर भी ये स्टैटिक मेथड तो आराम से चल रही है। ये एक रूल है यहाँ पे छोटा सा कि इनर क्लास के अंदर स्टैटिक मेंबर, स्टैटिक मेथड नहीं लेने को बोला गया, लेकिन फिर भी ये चल रहा है। थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, स्पेशल केस है यहाँ पे, बोला गया है कि स्टैटिक मेंबर मेथड ना लेने को फिर भी चल रहा है। तो भी अपन यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे इनर क्लास का, नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ने का है। इनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, इसको है ना डायरेक्ट नहीं बनाना है। इनर आई इक्वल टू ऐसा डायरेक्टली नहीं बना, यहाँ पे दिक्कत है। कब बनाया इसको, यहाँ पे मैसेज दिया है, एरर दिया है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल दैट कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना है इनर क्लास को। पहले तो हमें ऐसा एक्सेस करना है इसको, पहले तो जो आउटर क्लास है इसमें कोड, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है सी इक्वल टू न्यू कोड। तो ये आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। फिर इसके अंदर इसका यूज करके हम इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। इनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, कोड टू डॉट इनर और फिर आई इक्वल टू, फिर चलाएंगे हम जो आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, उसको लेंगे, उसको लेके आएंगे, उसके अंदर ये न्यू वाला ऑब्जेक्ट डाल देंगे इनर क्लास का सी डॉट, और फिर जो है ना उसका कंस्ट्रक्टर चलाएंगे कोड टू डॉट इस तरीके से चलेगा। इस तरीके से चलेगा, सही है। ये मतलब ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाते हैं। ये सी से आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट पहले बनाना पड़ेगा सी, और उसके अंदर सी डॉट न्यू करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर ये जो न्यू वाला ऑब्जेक्ट है ये चला जाएगा, ठीक है। और अभी इसके अंदर कुछ मेथड भी डाल सकते हैं। अभी ये जो मेथड m1 है ना, ये इनर क्लास के अंदर मेथड डाल दिया। तो ये यहाँ पे राइट डॉट, वो m1 मेथड आ गया अपने पास, यहाँ पे चला फ्रॉम इनर क्लास। ये आ गया फ्रॉम इनर क्लास में। तो ये है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका। यहाँ पे हम किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इनर क्लास का ऑब्जेक्ट। अभी ये जो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनाने का पहला तरीका है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे ये जो हमें बार बार ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे ना आउटर क्लास के, जरूरत तो हमें इनर क्लास के ऑब्जेक्ट की है, लेकिन हमें बार बार आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ती है। तो इसको हम बाईपास कर देते हैं, इस चीज को हम बाईपास कर सकते हैं। इसको ऐसा कर सकते हैं,
न्यू, इस तरीके कर सकते। तो ये जो न्यू कोड टू जो है ये आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना करेगा और फिर उसके अंदर न्यू इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। फ्रॉम इनर क्लास में काम वही कर रहा है। आपको ये क्लियर हो रहा है? मैं ये न्यू कोड टू जो है ना यहाँ पे ये क्या काम है, ये एनोनिमस आउटर क्लास का एनोनिमस ऑब्जेक्ट है। यहाँ लाइन देखो, जब ये लाइन चलेगी यहाँ से इसमें ना, जब ये वाला पार्ट चलेगा तो एक एनोनिमस आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ये वाला पार्ट चलने के बाद। और फिर इसके अंदर फिर ये जो न्यू डॉट इस ये बनने के बाद फिर न्यू डॉट न्यू इनर चलेगा। डॉट न्यू इनर चलने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा इनर क्लास का। ये कौन सा है अपना पास? ये है ये कैसे बना? ये बना डॉट न्यू और इनर का कंस्ट्रक्टर चला इस तरीके से। और ये ऑब्जेक्ट बनने के बाद हमारे पास इनर क्लास का ऑब्जेक्ट है आई जो कि इसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट और वो एनोनिमस है। वो जो है ना ये जो है ये जो आउटर वाला है इसको एनोनिमस है। ये जो है ना एनोनिमस मतलब उसका कोई मतलब उसका जो है ना है लेकिन लावारिस है। उसको मतलब कैसे बोल सकते हैं उसको? अनजान अनजान हाँ नहीं हाँ अनजान अनजान की तरह अनजान गुमशुदा। वो गुमशुदा होगा क्या बोलते? गुमशुदा बोल सकते हैं। मतलब उसका कोई एग्जिस्टेंस वैल्यू मतलब उसके जो है नहीं है उसको फर्क नहीं पड़ता उसका। वहाँ हम ये क्या बोलेंगे अभी क्या एनोनिमस यानी कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कुछ लिखते हैं, कुछ राइटर वगैरह होते हैं उसको बोलते हैं एनोनिमस राइटर को। कुछ कुछ लोग ट्विटर पे लिखते हैं ना नहीं ट्विटर पे या फिर कुछ जैसे कुछ कविता पढ़ते हैं ना कुछ अच्छी वाली कविता जो बोलते हैं कि हाँ किसी एनोनिमस बंदे ने लिखी है मतलब वो है जिंदा है, उसने एक कविता भी अच्छी से लिखी है लेकिन वो एनोनिमस है मतलब वो नहीं चाहता कि वो उसका पॉपुलर हो। वो लोग एनोनिमस लोग होते हैं। मतलब यहाँ पे एनोनिमस मतलब कि जो आउटर ऑब्जेक्ट है ना वो है डीप मेमोरी के अंदर है लेकिन वो नहीं चाहता कि वो उसका यूज आए या फिर वो नहीं चाहता कि उसका यूज हमें डायरेक्टली मतलब सपोर्टिंग है, सपोर्ट के रूप में। हाँ सपोर्टिंग है, इनर क्लास को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे ये काम में क्या है हमें आई जो है इनर क्लास को हमें जरूरत किसकी है? ये जो है इनर क्लास ऑब्जेक्ट की जरूरत है। और ये जो है ये जो आउटर है ये मौजूद है लेकिन ये एनोनिमस है लेकिन उसका कोई नाम पता वगैरह हमें कुछ काम का है। साइड क्या है पर्दे के पीछे और इसको जेएम हैंडल कर लेता है। ये जो इनर क्लास है ना जैसे हम अगर इसको डायरेक्टली एनोनिमस बोल देंगे तो ऐसा हो जाएगा कि फिर गार्बेज कलेक्टर आके उसको लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा, उसका
नल गार्बेज कलेक्टर में क्या होता है, जो भी नल है, जो भी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट नहीं कर रहा, तो एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्टर। मतलब हाँ नार, जैसे अभी जैसे यहाँ पे एक केस देखिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑरेंज कलर का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये तब तक जिंदा है जब तक ये तब तक जिंदा है जब तक कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस इसको पॉइंट कर रहा है, तब तक ये कब तक जिंदा है। ये जो ऑरेंज कलर वाला ऑब्जेक्ट है ना, ये मेमोरी के अंदर तब तक मौजूद है जब तक कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो है ना बी ए बी सी डी कुछ उसको पॉइंट कर रहा है, तब तक ये गार्बेज कलेक्टर इसको हाथ नहीं लगेगा, ठीक है। ये गार्बेज कलेक्टर कब इसको उड़ाएगा, जब ये जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है ना यहाँ से, ये जो पूरा का पूरा हाँ ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रेफरेंस यहाँ से उड़ जाएगा तब। ये किस तरीके से उड़ जाता है, ये इस तरीके से उड़ जाता है जब कोडिंग में जो बी है ना, जब हम बी को नल बना देते हैं तो उसका जो कनेक्शन है उस ऑब्जेक्ट के साथ वो डिलीट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस केस में अभी ये जो है ये मेमोरी तो अक्वायर कर रहा है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस उसको पॉइंट करने को है ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा, गार्बेज कलेक्टर आएगा, इसको पूरा का पूरा इसको उठा के लेके, मतलब ये जो मेमोरी खा रहा है वो मेमोरी को रिलीज कर देगा। इस केस में क्या हो रहा है, ये गार्बेज कलेक्टर और विथ ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट को कोई ना कोई पॉइंट कर रहा है, तब तक ऑब्जेक्ट जिंदा है। जब कोई पॉइंट नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर उठा के लेके जाएगा। हाँ उड़ जाना चाहिए, लेकिन वो कैसा है कि उसका इनर क्लास मौजूद है ना। हाँ अभी गार्बेज कलेक्टर क्या देख रहा है कि एनोनिमस ये जो है ना, गार्बेज कलेक्टर इसको क्यों नहीं उड़ा रहा, क्योंकि ये जो आई मौजूद है ना, आई मौजूद है, तब तक ये आउटर की अस्तित्व वैल्यू है। क्योंकि हम आई क्यों बना रहे, आई इसलिए बना रहे, आई किसे बना रहे, आउटर का बना के आई को बना। तो गार्बेज कलेक्टर आएगा, गार्बेज कलेक्टर उसको कब उड़ाएगा, जब आई भी गायब हो जाएगा तब। जब आई इक्वल टू नल बन जाएगा ना यहाँ पे, ये कब आई इक्वल टू जब नल बन जाएगा तब फिर तो ये एनालिसिस का भी कोई काम का नहीं है। फिर उसको भी आई को उड़ाएगा और फिर एनालिसिस को भी उड़ा के देखेगा। मतलब आई एक तरीके से है ना, ये एनालिसिस को सिक्योरिटी दे रहा है। इनडायरेक्टली आई जो है ना, जो आउटर क्लास का जो हाँ इनर क्लास आउटर पे डिपेंड है, इसलिए इनर क्लास जब तक मौजूद है तब तक आई आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट इसको गार्बेज कलेक्टर उसको हाथ नहीं लगा सकता, भले ही वो एनोनिमस है, ठीक है, भले ही वो एनोनिमस है, फिर भी वो उसको हाथ नहीं लगा सकता। क्लियर हो रहा है, मतलब गार्बेज कलेक्टर का थोड़ा कंफ्यूजन आता है यहाँ पे कि भाई गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, अगर ये आउटर वाला जो एनोनिमस है उसका रेफरेंस कुछ है नहीं, तो कैसे, तो यहाँ पे इस तरीके से आउटर इनर वाला जो है एक तरीके से सिक्योरिटी दे रहा है आउटर को, भले ही आउटर को कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस नहीं है, लेकिन गार्बेज कलेक्टर उसको हाथ में लगाएगा। इनर क्लास के साथ हमारे सब काम हो रहा है। क्लियर हो रहा है ये कंसेप्ट डायग्राम। तो यहाँ पे पहला तरीका तो आउटर का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर इनर का ऑब्जेक्ट बनाओ। दूसरा, आउटर का ऑब्जेक्ट एनोनिमसली बनाओ, इनर का ऑब्जेक्ट बना दो। ये जो चल रहा है यहाँ से यहाँ ये जो है ये आउटर का एनोनिमस ऑब्जेक्ट हम लोग बनाए और फिर उसको यूज करके
उसको यूज करके इनर का जो ऑब्जेक्ट है प्रॉपरली बना रहे हैं। ऐसा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम पता हो, ये एनोनिमस प्रॉपरली इनर क्लास ऑब्जेक्ट। ये हो गया दूसरा तरीका। ये दो तरीके से हम इनर क्लास के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अभी इसमें आता है मेथड कॉल। यहाँ पे जो है ना डायरेक्ट मेथड कॉलिंग होगी। हाँ, यहाँ पे जैसे ये m1 मेथड है ना, ये m1 मेथड कहाँ है? इनर क्लास के अंदर मौजूद है। ये m1 मेथड है ना, इनर क्लास के अंदर मौजूद है। अभी ये इसको हमने वही दूसरा वाला करें, इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे। ये जो है ना थोड़ा लेंथी वाला करेंगे, फिर उसमें अपने को आइडिया आएगा। पहले तो आउटर का ऑब्जेक्ट बनाओ, कोड टू सी इक्वल, ये यहाँ पे आउटर क्लास का जो है ना, आउटर क्लास कौन सी? कोड। इसका ऑब्जेक्ट बना के फिर इसके अंदर इनर क्लास मौजूद है, तो उसका इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है आई। इनर क्लास मुझे चाहिए, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है आई। वो लेगा न्यू इनर। इस तरीके से बनाना है, लेकिन ये हम डायरेक्टली नहीं बना सकते। अभी मुझे क्या करना है, कोड टू डॉट इनर करना है। कोड टू डॉट इनर आई इक्वल टू जो आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना है सी। डायरेक्ट जो आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना है सी, उसके अंदर न्यू ऑब्जेक्ट डाल दो और उसको इनर का कंस्ट्रक्शन चला दो। ये हो गया लेंथी तरीका। और फिर जो इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा आई, उसके इनर क्लास के अंदर की जो मेथड है m1 m2 m3 जितनी मेथड रहेगी हम अब कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे m1 हमने कॉल कर, ये 3 लाइन का कोड हो गया। पहले तो आउटर का ऑब्जेक्ट बन गया, फिर इनर का ऑब्जेक्ट बन गया, फिर इनर क्लास की मेथड चलने लगी कॉल। तो ये तरीका है। ये लेंथी तरीका है, ये इनर क्लास मेथड यहाँ पे चल। अब इसको ऊपर वाले को हटाएंगे। ऊपर वाले को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है ना, और इस ऊपर वाला जो आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, इसको हम हटा के इस तरीके से कर सकते हैं। ये हट गया थोड़ा यहाँ से, ये थोड़ा सा शॉर्ट, यानी 2 लाइन। यहाँ पे जो यहाँ पे जो है ना न्यू कोड टू का जो कंस्ट्रक्टर चल रहा है, यहाँ पे जो हाईलाइट करके रहना है, ये क्या है? आउटर का एनोनिमस ऑब्जेक्ट, आउटर का एनोनिमस ऑब्जेक्ट, हाँ, उसका यूज करके इनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं। तो पहले आउटर का एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके अंदर ये इनर का ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि है हमारा आई। ये वाली यानी पहले आउटर का ऑब्जेक्ट बनेगा और फिर उसके अंदर इनर का ऑब्जेक्ट बनेगा, जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस आएगा आई। आई को लेके हम m1 मेथड चला दें। आई को लेके हम m1 मेथड कहाँ पे? इनर क्लास की जो मेथड है यहाँ, ये इनर क्लास के अंदर मौजूद है। आई को लेके m1 मेथड चलाएंगे, फिर से वही काम करेंगे। इनर क्लास में फिर से हमें आउटपुट वही मिलेगा। इसका भी शॉर्टकट यानी क्या? ये आई को भी हटा दो, ये जो है ना, इसको भी हटा दो और ये m1 मेथड को लेके चलो यहाँ। सबसे शॉर्ट, तो यहाँ पे क्या होगा? आउटर का ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर उसके अंदर इनर का ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर जो ऑब्जेक्ट इनर का बनेगा उसके ऊपर m1 मेथड चलेगा। इसके ऊपर वही आएगा आउटपुट।
इसलिए मैं क्लास में इधर क्लास कैसे बना, यहाँ पे पहले न्यू कोड टू, यहाँ पे आउटर का ऑब्जेक्ट बना एनोनिमस ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे ईमेल क्लास का ऑब्जेक्ट बना और उसके अंदर यमन मेथड है वो चलेगी, वो यमन मेथड के अंदर जो भी कोड है वो चलेगा। टोटली ये इसको बोलते हैं, ये जो हो रहा है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं मेथड चेनिंग। मेथड चेनिंग का छोटा सा मतलब पहले ऑब्जेक्ट बनाओ आउटर का, फिर इनर का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर उसके ऊपर मेथड चलाओ। क्लियर हो रहा है? मेथड चेनिंग की तरह काम कर रहा है, एक चीज के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, पहले बाहर का चलाओ, फिर अंदर का, फिर उसके अंदर। ये रेफरेंस नहीं है, लेकिन ये जो है ना ये इसका वही है जो अपने यूजर इंटरफेस हम जो चलाते हैं ना, यूजर इंटरफेस में वहां पे तो एक एक चीज हम मतलब ये क्या बोलते हैं, जैसे वो ऑन क्लिक लिसनर है ना, हम लगाते हैं, कब तक बटन क्लिक हुआ तब चलेगा। ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं ना, नहीं ऑन क्लिक लिसनर, हाँ ऑन क्लिक में लिसनर में इस तरीके से कोड लिखते हैं ना, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर। जैसे मान के चलिए सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है, जैसे मान के ये कहाँ पे काम करता है, ये ना ये ऑन रन टाइम पे जब अपने को रन टाइम पे ना ऑब्जेक्ट बन जाए, काम चल जाए और हट जाए, उस सिचुएशन में ये काम करता है। ये जो है ना M1 मेथड जो है ना, ये कब जरूरत पड़े तब भी, मतलब ऐसा नहीं कि M1 मेथड चलानी ही चलानी है, अब 10 बार रियरली चला रहे हैं। इसको आप लॉजिकली देखते हैं, इसको कैसे लॉजिकली देख सकते हैं। जैसे मेरे पास एक सिचुएशन है, अब अपना वेब पेज होता है ना, उसके ऊपर तो कई सारे बटन होते हैं, 4 बटन है अपने पास, ठीक है, तो सभी का ऑब्जेक्ट बना के रखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे आप क्लियर हो रहा है कि रन टाइम पे चारों का ऑब्जेक्ट बना के रखेंगे तो पहले तो मेमोरी आएगी, लेकिन मान के चलिए यूजर ने 3 नंबर बटन पे क्लिक किया, 3 नंबर पे बटन पे क्लिक, तो ना बटन 1 की जरूरत है, ना बटन 2 की, ना 4 की जरूरत है, 3 के ऊपर क्लिक किया, तो जो 3 बटन के ऊपर 3 नंबर बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो मेथड चले ना, वो M3 बोल सकते हैं हम उसको। तो M3 चले, तो M3 चलाने के लिए B3 का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और B3 को बनाने के लिए फिर ये जो फॉर्म है ना, पूरा का पूरा फॉर्म इसको बोल सकते हैं, F1 यानी अपना फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये जो है ना, मैं ये जो इनक्लोजिंग है, ये जिसके अंदर ये फॉर्म है मेरा पूरा, ये जो है ये है फॉर्म। M3 कब चलेगी, जब B3 के बटन के ऊपर क्लिक होगा। B3 कब चलेगा, जब फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर B3 का, फिर M3 चलेगी। ये थोड़ा एनोनिमस है ना, ये यूजर इंटरफेस में ज्यादा यूज होता है, मतलब बंदा क्लिक करेगा ही करेगा ऐसा श्योर नहीं होता,
और जब वो करेगा तो उस पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए उसका हाँ बन के रेडी हो जाएगा और वो काम खत्म होने के बाद ये डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। मतलब उसका आगे रेफरेंस नहीं है क्योंकि वो जब तक उसका रेफरेंस खत्म हो गया सब कुछ वहां पे जेम उसको गार्बेज कलेक्टर आएगा इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को उड़ा के ले जाएगा आउटर क्लास। मतलब ये फॉर्म बंद हो गया। ये जो पूरा का पूरा फॉर्म है ना, जब बंदा यहाँ पे क्लिक करता है या फिर क्लोज करने का, यहाँ पे क्लिक हो गया सब कुछ चला गया। एक एक आप ये स्टार्टिंग में आप ध्यान दीजिए यूजर इंटरफेस के जितने भी जावास्क्रिप्ट में भी है शायद मेरे हिसाब से फॉर टाइमिंग हम कुछ ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर वो चले क्लिक हो तो चल जाए। ये जो मेथड ये जो है ना बटन बटन क्लास है उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये बटन बी बना दिया हमने। बी के ऊपर हमारे लगाना है सेट ये मेथड है जो उसके ऊपर ऑन क्लिक मेथड सेट करते हैं। और ये मेथड को लगता है एक ऑब्जेक्ट लगता है न्यू तो ये बटन बी क्लिक होने के बाद ये जो है ना यहाँ से ये मेथड है ना, देखिए देखिए एक मिनट सुने थी आपको आवाज आ रही? तो ये जो मेथड ये जब क्लिक होगा तब ये मेथड चलेगी यहां से यहां तक। ये जो मेथड है ना क्लिक होने के बाद ही चलेगी और ये मेथड चलाने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लग रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है ना न्यू ऑन क्लिक मेथड ये ऑब्जेक्ट लग रहा है इस मेथड को चलाने के लिए। तो ये जेवीएम क्या करेगा ये ऑब्जेक्ट बना के रन टाइम पे उसको दे देगा और ये मेथड खत्म होने के बाद ये ऑब्जेक्ट भी उड़ गया। मतलब ये जो है ना जैसे हमारे पास है ना बटन क्या है हमने वो एक ये केस में क्या लिया V1 हाँ लिखो फिर लिखो देखो अभी जहां पे अभी ये जैसे है ना यहाँ पे V1 बटन V2 V3 V4 तो यहाँ पे कोड में लिखिए यहाँ पे मैं V1 बना सकता हूँ V2 बना सकता हूँ मेरे पास 4 बटन है V3 बनाना पड़ेगा और V4 बनाना पड़ेगा। तो इस कोड को हम और एक्सपांड करते हैं जैसे B1 बटन के क्लिक होने के B1 बटन के ऊपर हमने सेंड ऑन क्लिक लगा के रखा है वो उसको चाहिए ये वाला मतलब जब बटन क्लिक होगा जरूरी नहीं कि तीनों एक ही टाइम पे क्लिक हो तीनों में से चारों में से कोई क्लिक हो ना तीनों चारों में से कोई तो जो क्लिक होगा उसके लिए एनोनिमस ऑब्जेक्ट बन जाए चल जाए और वो मेथड खत्म होने के बाद वो ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय उस केस में हम मतलब यहाँ पे चलाने के लिए यहाँ पे हार्ड कोडिंग नहीं कर रहे ये मतलब एनोनिमस का फायदा क्या है हार्ड कोडिंग बच जाती है हार्ड कोडिंग बच जाती है यहाँ पे हार्ड कोडिंग और हार्ड कोडिंग बच जाती है। दूसरा जेवीएम इतना कैपेबल है कि वो एनोनिमस ऑब्जेक्ट को हैंडल करता है और हैंडल भी करता है उसके ऊपर ध्यान भी रखता है कि ये मेथड जब तक चले तब तक ये ऑब्जेक्ट की जरूरत है ये मेथड खत्म होने के बाद ये ऑब्जेक्ट इस मेथड के साथ डिस्ट्रॉय हो जाना है। तो वहां पे हम न्यू ऑन क्लिक मेथड ये ऑब्जेक्ट तब बनेगा ये जो है ना ये ऑब्जेक्ट बनने का सेटअप है ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट ये तब बनेगा जब ये मेथड चलेगी। ये जो है ना ये ऑब्जेक्ट तब बनेगा जब ये मेथड चलेगी ये ऑब्जेक्ट तब बनेगा जब ये मेथड चलेगी।
नहीं चले, मतलब बंदा आया, किसी भी बटन पे क्लिक नहीं किया, यहाँ पे कट करके पूरा फ्रेम फॉर्म को क्लोज करके, तो उसमें ऑब्जेक्ट बना के मेमोरी कंज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं। तो उस केस में इस तरीके की कोड काम होता है। ये जो सारे कोड है ना, इस तरह की ज्यादा कोड आपको जावा में कम, यहाँ पे जो यूजर इंटरफेस से जो कोडिंग होती है ना, वहां पे इस तरह की कोड आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और वहां पे इवेंट हैंडलिंग वगैरह जो है, ये देखिए यहाँ पे इवेंट है, ये इस तरह का कोड है, ये कब, जब जरूरत है तब। ये यहाँ पे तो हम मेन मेथड चला रहे हैं, मेन मेथड चलने के बाद आउटर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इनर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, फिर इनर या मेन मेथड कॉल कर रहे हैं। ये जरूरत है तब चल जाएगा, और इसको जेएम हैंडल कर लेगा आराम से। और ये इसकी जरूरत खत्म, ये जो कोड चलने के बाद है ना, ये पूरा का पूरा एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन। कन्फ्यूज वो क्लियर हो रहा है थोड़ा? इवेंट हैंडलिंग में ये ज्यादा यूज हो रहा है, अपनी जो नॉर्मल कोडिंग है ना, यहाँ पे हम इस तरह का कोड नहीं देखेंगे। और वो जो है, ये पहला वाला था ना, ये कंसेप्ट है ना, ये क्या बोलते हैं, ये तो हम हार्ड कोडिंग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इससे ये दिख रहा है। यहाँ पे भी एनोनिमस होते हुए भी ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर उसको हाथ क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि इनर क्लास मौजूद है, ऑब्जेक्ट रेड क्लास है, इसलिए गार्बेज कलेक्टर इसको आउटर ऑब्जेक्ट को एनोनिमस होते हुए भी हाथ नहीं लगा। यहाँ पे जो है, ये सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ना एनोनिमस, और ये चलाने का पूरा काम यहाँ पे ना, जेएम क्या है, एम1 मेथड को प्रायोरिटी देगा, क्योंकि उसको क्या चलानी, एम1 मेथड चलानी। तो कैसे चलाएगा, उसको इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएगा, उसको आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जेएम को प्रायोरिटी इसको देनी, एम1 मेथड को देनी। जेएम को क्या करना है, एम1 मेथड चलानी है, और उसको चलाने के लिए उसको ये ऑब्जेक्ट बनाना है। एम उसका काम, अपनी प्रायोरिटी एम1 मेथड चल जाए बस, बाकी एनोनिमस है नहीं है कोई मतलब। यहाँ पे जो है ना, भले ही है यहाँ पे सब चीज एनोनिमस हो रही है, लेकिन प्रायोरिटी किसको जाएगी, एम1 मेथड चलाने को प्रायोरिटी जाएगी। मेथड चलने से मतलब, मेथड चल गई फिर इनका काम खत्म, ये भी उड़ जाएगा। इस तरीके से ये एनोनिमस का सेटअप। तो ये मेथड चलाने का एक तरीका है कि इनर क्लास के अंदर की जो मेथड है वो किस तरीके से चले। तो इनर क्लास के मेथड हम इस तरीके से चला सकते हैं। ये इवेंट हैंडलिंग में ज्यादा यूज। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया आपको सारा डाउट, कुछ कंफ्यूजन? इनर क्लास के अंदर, आउटर क्लास के अंदर इनर क्लास रहेगी, और पूरा का पूरा हम इस तरीके से ये कोडिंग कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर इसके अंदर वही है, कंस्ट्रक्टर तो एक पहले तो आउटर का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर इनर का ऑब्जेक्ट बनाओ, या फिर आउटर का ऑब्जेक्ट बना के इनर का ऑब्जेक्ट, आउटर का एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना के ये हो रहा है। सी आउटर का ऑब्जेक्ट बनाओ, आउटर का ऑब्जेक्ट बना के इनर का ऑब्जेक्ट बनाओ। इस तरीके से बनाओ, इसमें लगेगा आउटर का ऑब्जेक्ट लगेगा, इस तरीके से बनाएंगे। ये हो गया, ये पहला तरीका हो गया कंस्ट्रक्टर का। दूसरा तरीका,
दूसरा तरीका हो गया। और मेथड कॉलिंग का हमने देख लिया। मेथड कॉलिंग का मेथड कॉलिंग का तीसरा तरीका। क्यों नहीं काम करता? अरे हाँ यार, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाने का तीसरा तरीका, और इस तरीके से ये काम करता। अब इसमें आएगा आगे वो वाली जो कंसेप्ट है ना, स्टैटिक कुछ नहीं लिखना है यहाँ। ये जो है ना, स्टैटिक मेथड वगैरह कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। कुछ हम चला के देखेंगे, मेन मेथड लगा के देखेंगे पब्लिक ये मिसयूज होगा मेन मेथड का। नहीं, मेन मेथड हम इनर क्लास वाली मेन मेथड जो है ना कॉल करके, हाँ इनर तो स्टैटिक नहीं देने को बोला है। ऑब्जेक्ट बन गए यहाँ पे। यही चलते हैं, इस तरीके से हम मिसयूज करते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। ये जो है ना स्टैटिक मेथड है यहाँ पे इनर क्लास के अंदर। कोड तो सही चलेगा कि नहीं देखिए, एक मिनट चला दो। इनर क्लास फ्रॉम, ये जो है ना फ्रॉम इनर क्लास में ये आउटपुट आ गया। अभी ये आउटपुट कैसे आ रहा है, तो इनर क्लास के अंदर जो है, इनर क्लास के अंदर हमने डाल दी पब्लिक स्टैटिक वॉइड में सब डुप्लीकेट कॉपी, मतलब पब्लिक एग्जैक्ट मेन मेथड है, और मेन मेथड को चलाने के लिए हमने क्लास का नाम लिया इनर डॉट मेन, जो कि स्टैटिक मेथड है। और उसको हमने ये यहाँ पे भी है ना, जो ऑब्जेक्ट हमने पास किया ना स्ट्रिंग का अरे, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आपको, न्यू 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 स्ट्रिंग का अरे बना के, न्यू स्ट्रिंग एक अरे बना लिया। हाँ मुंबई पुणे, इसके अंदर दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रिंग वैल्यू, एक मुंबई है एक पुणे है, दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स हैं अरे के अंदर। हमने यहाँ पे एनोनिमसली पास कर दिया, और ये मेन मेथड हम चला। यहाँ पे ये इस तरीके का थोड़ा सा मिसयूज दिख रहा है, मतलब कर रहे हैं हम लोग, इसलिए बोला जाता है कि इनर क्लास के अंदर स्टैटिक वैटिक कुछ नहीं देना, लेकिन फिर भी चल जाता है।
और ये इवेंट हैंडलिंग जो है ये 1.2 वर्जन के अंदर आई। जो जावा का पहला वर्जन था, यहाँ पे इनर क्लास वाली जो कंसेप्ट है ना, ये 1.0 वर्जन में नहीं है, इन्होंने बाद में उसको इंट्रोड्यूस किया। तो इस इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उस टाइम स्टैटिक मेंबर ना बोला, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्यों बोला गया कि अगर है तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, स्टैटिक वगैरह मत डालो, लेकिन फिर भी स्टैटिक लगा रहे हैं आराम से। हाँ, क्लास के साथ ही लोग बोले। हाँ, मतलब स्टैटिक ब्लॉक चलना, एग्जीक्यूट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं स्टैटिक ब्लॉक लगा दूं, यहाँ पे मैं स्टैटिक ब्लॉक लगा दूं, यहाँ पे लगा दिया। और आउटर का ही ऑब्जेक्ट बना, तो ये आउटर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इनर का स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा कि नहीं ये देखना है। और मैं इनर का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ, लेकिन इनर में स्टैटिक ब्लॉक डाल के रखा है। नहीं, वार्निंग है, नहीं स्टैटिक ब्लॉक नहीं चाहिए यहाँ पे ना। स्टैटिक ब्लॉक तब चलेगा जब इनर का ऑब्जेक्ट हम सेपरेटली बनाएंगे। स्टैटिक क्यों नहीं बोला गया है? ले तो रहा है, लेकिन फिर भी बोला गया। स्टैटिक ब्लॉक तब चलेगा जब इनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। तो यहाँ जैसे यहाँ ये जो है ना, फ्रॉम इनर क्लास स्टैटिक ब्लॉक, ये तब चल रहा है जब इनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे जो है ना, ये लाइन में हम इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इसका स्टैटिक ब्लॉक चल रहा है। इसके अंदर स्टैटिक x की वैल्यू 10 आनी चाहिए अपने पास। दस भी प्रिंट है, ले रहा है मेंबर ले रहा है, लेकिन अगर भी बोला गया है कि स्टैटिक ब्लॉक ना ले, तो ऐसा कंपल्सन नहीं है, खाली बोल कर रखा है इस तरीके से। तो ये स्टैटिक ब्लॉक का जो एक्सेस है, ये देखेंगे कल पूरा का पूरा। सोनू जी, अपने यहीं पर रुकते हैं आज, चलेगा? थोड़ा घर पे ये पानी की दिक्कत है और मेहमान है, तो मैं कल अपने ना ये स्टैटिक ब्लॉक, एक एनोनिमस, इसमें दो कंसेप्ट है। तो स्टैटिक मेंबर जो है ना, उसको एक्सेस करना, और दूसरा एनोनिमस मेथड्स, एनोनिमस इनर क्लासेस। और एक 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 मेथड आएगी कि ये जो इनर क्लास यहाँ पे पढ़ा है ना, ये इसको उठा के हम यहाँ पे डाल सकते हैं मेथड के अंदर। जैसे यहाँ पे मेन मेथड के अंदर हमने डाल दिया,
क्लास में था फिर भी चलेगा, मतलब इसको क्यों बोला गया है? हाँ yes, हाँ हाँ हाँ, ये काम वापस से डालना पड़ेगा। अब सही आ गई। तो हाँ, अभी जैसे मेन मेथड भी हमारी नॉर्मल मेथड है ना, बाकी मेथड की तरह, तो स्टैटिक, हाँ स्टैटिक है, और बाकी मेथड के जो रूल लागू होते हैं इसके ऊपर भी, तो ये जो क्लास लागू होता है, तो ये जो क्लास है ना, ये मेन मेथड के अंदर डाल दो। क्लास इनर क्लास जो है ये मेथड के अंदर डाल दो, कोई भी मेथड, दूसरी मेथड m1 m2 m3, आपके पास कोई भी मेथड है उसके अंदर आप क्लास डाल सकते हैं। और इसका जरूरत क्या है? जरूरत तो इसकी ऑब्जेक्ट बनाने, इनर आई इक्वल टू न्यू, तो यहाँ पे जो है ना ये मेन मेथड है मेरी, और यहाँ पे उसके अंदर एक क्लास है, और इस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है ये इसी मेथड के अंदर मैं बना, इसी मेथड के अंदर मैं आई डॉट, तो ये प्रिंट मेथड चल जाएगा। तो ये प्रिंट मेथड जो है ना, ये इनर क्लास कहाँ पे है? मेन मेथड के अंदर, उसका ऑब्जेक्ट भी मेन मेथड के अंदर ही बना रहे हैं, और उसकी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो एक्सटर्नल मेथड है वो भी मेन मेथड के अंदर ही कॉल कर रहे हैं। फ्रॉम स्टैटिक प्रॉपर्टी, ये जो चल गया ना, ये प्रिंट वाला, ये कहाँ से चला? ये यहाँ से चला। मैं क्लास कहाँ मौजूद है? मेन मेथड के अंदर, और उसका ऑब्जेक्ट भी मेन मेथड के अंदर ही बना रहे हैं, और जो उसकी एक्सटर्नल मेथड है वो भी मेन मेथड के अंदर ही चला, यहाँ से इस तरह की कुछ अजीब, मतलब थोड़ी अजीब है, मतलब जो जरूरत क्या है, ये क्लास क्यों बनाते हैं? तो मेन मेथड चले तब क्लास भी लोड हो जाए, जब तक मेन मेथड नहीं चलेगी तो ये क्लास नहीं चलेगा, लोड नहीं होगा। और इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या बोलते हैं, मेथड के चलने पे अगर ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है तो उसका क्लास वगैरह जो है वो वहां पे लिखने को हम यूज कर सकते हैं। तो ये है एक दूसरा एनोनिमस, वो अपन कल देख लेंगे आराम से। ये आज का क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट है आ रहा है, मतलब कुछ अटपटा लग रहा है, कुछ डाउट आ रहा है, मतलब तो ज्यादातर यूज इसका इसमें ज्यादा होगा, यूजर इंटरफेस जो है ना, स्विंग्स जो इसका ज्यादा यूज था, जो AWT था ना, जावा एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल, और यहाँ स्विंग स्विंग फ्रेमवर्क टाइप जावा था, वहां पे इसका ज्यादा यूज था। वो दोनों के दोनों आउटडेटेड हो चुके हैं, तो वहां पे ज्यादा इसके एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, रुकते हैं, कल इसी टाइम पे